we have completed this and this. Now we will do design philosophy part. Okay, डिज़ाइन फिलोसफी मतलब आरसीसी को डिज़ाइन करने का 2 मेथड्स है, LSM लिमिट स्टेट मेथड एंड WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये पार्ट इसके हैं और ये पार्ट इसके हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो 2000 पहले सारे स्ट्रक्चर इसी मेथड से आरसीसी के जितने भी स्ट्रक्चर थे बनाया जाता था। आफ्टर 2000 लिमिट स्टेट मेथड का यूज़ किया गया है। ये कब डेवलप किया गया? 1955 में डेवलप हुआ। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1978 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। और इम्प्लीमेंट कब किया गया? कम्प्लीटली 2000 के बाद। मतलब कि 2000 के बाद जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बाई लिमिट स्टेट मेथड से बन रहे हैं, और 2000 के पहले जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे थे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बन रहे थे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, जैसे मैंने पहले भी बोला 2000 से पहले जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से थे, तो ट्रेडिशनल मेथड। ऑल्सो यूज फॉर स्टील एंड टिम्बर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टील और टिम्बर के लिए भी यूज किया जाता है। WSM इज एन इलास्टिक डिजाइन मेथड। In this design method, members are designed to never go beyond their elastic range. WSM is a stress-based method. Factor of safety is used for find the allowance stress. Assumptions, हर मेथड के कुछ कुछ assumptions होते हैं, ये WSMs के हैं। क्या है देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल मटेरियल बिहेव्स इन लीनियर इलास्टिक मैनर। कहने का मतलब ये है कि जो कि मटेरियल स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट हो रहा है, स्टील यूज हो रहा है। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू ये कहा जाता है कि जो बिहेवियर होगा, मतलब कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस आता है सेम स्ट्रेस स्टील में भी आएगा। तो वो कहना चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल मटेरियल बिहेव्स इन ए लीनियर मैनर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस आर केप्ट वेल बिलो द मटेरियल स्ट्रेंथ। इसका नेक्स्ट अजम्पशंस क्या है कि परमिसिबल स्ट्रेस, जो परमिशन दिया जाता है स्ट्रेस वियर करने के लिए मटेरियल का या स्ट्रक्चर पे, वो मटेरियल के स्ट्रेंथ से नीचे रखा जाता है। थर्ड, in this design method members are designed to never go their elastic range beyond their elastic range। मतलब ये मटेरियल हो गया, इसका इलास्टिक रेंज हो गया यहाँ तक, इसके बाद ये प्लास्टिक जोन में जाता है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो WSM में मटेरियल के इलास्टिक रेंज के आगे यूज नहीं होता है, मतलब मटेरियल को इसके बाहर जाने नहीं दिया जाता। विद इन इलास्टिक लिमिट इस पे लोड वियर होता है, लोड कैरी होता है। इसके बाद अगर इसके इलास्टिक लिमिट के बाद अगर लोड आता है तो ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है। एलोवेबल स्ट्रेस जो हमने यहाँ मेंशन करा है वो क्या है? यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस हम लोग वहाँ यूज करते हैं जो डक्टाइल मटेरियल होता है जैसे स्टील, और अल्टीमेट स्ट्रेस जो नाम है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? ब्रिटल मटेरियल के लिए जैसे कंक्रीट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन WSM कंक्रीट के लिए 3 है, इन फॉर स्टील 1.78 है। स्ट्रेस देखते हैं स्टील के लिए। एलोवेबल स्ट्रेस जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है उसमें यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेस 500 का हमने अगर FE 500 का स्टील लिया है, उसका ग्रेड हमने यहाँ डाला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का यूज करा, तो हमारे पास जो वैल्यू आया एलोवेबल स्ट्रेस 280। मतलब जो ये वैल्यू है इसके बाहर हमारा स्ट्रक्चर का लोड स्टील के लिए नहीं जाएगा। कंक्रीट के लिए सेम, हमने अगर M20 ग्रेड ले रखा है तो उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा तो 6.77, सिमिलरली 7 सिग्मा CBC, मतलब ये इसका वैल्यू है, वो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा M20 अगर एज्यूम करते हैं कंक्रीट ग्रेड। तो नेक्स्ट अजम्पशंस इज
WSM is a modular ratio method. Means modular ratio equal to modulus of elasticity of steel ES divided by modulus of elasticity of concrete EC, that is M equal to ES by AC. ड्रॉबैक हैं कुछ कुछ WSM के, जिसके वजह से अब ये यूज में नहीं आ रहा है WSM मेथड. तो क्या क्या है, पहले भी कहा गया एजम्पशंस में कि जो स्टील और कंक्रीट है वो इलास्टिक बिहेव करता है. तो देखते हैं पहला, द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट डिस्क्राइब्ड, इट एज्यूम टू बी इलास्टिक. जो कंक्रीट होता है एज्यूम किया जाता है इलास्टिक, बट इन रियलिटी कंक्रीट इज़ नॉट इलास्टिक. हम यहाँ क्या कर रहे थे कि जो WSM था उसमें स्टील यूज कर रहे हैं, कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो दोनों को सेम ग्राफ के थ्रू हम लोग मेंशन कर रहे थे कि जितना स्टील में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जितना इलास्टिक है उतना भी कंक्रीट है, जितना इसमें प्लास्टिक मोड में जा रहा है, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उतना कंक्रीट में हो रहा है. पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है. कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, तो वो इलास्टिक मटेरियल हो ही नहीं सकता है. ये एक ड्रॉबैक है WSM का. सेकेंड, सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. जितने भी लोड्स हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया है लोड्स, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, और हमने उसमें क्या करा था कि अगर हम लोग कम्बिनेशन ले रहे थे डेड लोड प्लस लाइव लोड का, तो कुछ अलग अलग वैल्यू 1.2 और लाइव लोड के लिए कुछ अलग वैल्यू ले रहा था. इसमें क्या है कि सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है डिफरेंट लोड्स के लिए. ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया. थर्ड क्या है, फेलुअर मोड कैन नॉट बी ऑब्जर्व. फेलुअर मोड मीन्स कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर फेल होगा, या ब्रिटल होगा, या ब्रिटल मीन्स अचानक से गिर जाएगा, या डक्टाइल होगा. वो मोड हमें पता नहीं चलता है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से फेल होने वाला है. अगर ब्रिटली फेल होता है स्ट्रक्चर, हम किसी घर में बैठे हुए हैं और वो अचानक से फेल हो गया बिना वार्निंग दिए, क्रैकिंग नहीं है उसमें, नो क्रैकिंग, और वो फेल हो गया, गिरने लगा, तो वो हो गया ब्रिटल फेलुअर. और अगर कोई घर में हम बैठे हुए हैं उसमें आपको क्रैक्स दिख रहा है ऊपर में, वो आपका डक्टाइल फेलुअर है, क्योंकि वो पहले आपको वार्निंग दे रहा है कि ये क्रैकिंग डेवलप हो गए हैं, अब कभी भी ये गिर सकता है. ठीक है, तो आप प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हो. तो WSM में क्या होता है कि फेलुअर मोड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. ओके. थर्ड, द वार्निंग बिफोर फेलुअर कैन नॉट बी स्टडीड प्रिसाइजली. मतलब जो वार्निंग होता है, अभी हमने बोला कि जो डक्टाइल फेलुअर होता है उसमें हमें वार्निंग मिल जाता है क्रैकिंग से. तो इसमें अगर वार्निंग भी मिलता है फेलुअर से पहले, तो हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं अच्छे से एक्यूरेट. अगर हमें वार्निंग मिल भी रहा है तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये वार्निंग हमारा स्ट्रक्चर फेलुअर का है. ठीक है. थर्ड, वी कैन नॉट अकाउंट श्रिंकेज एंड क्रीप इफेक्ट्स बाय यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड. फोर्थ, इट गिव्स अ अनइकोनॉमिकल सेक्शन. मतलब इसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा, इस सेक्शन का साइज बड़ा हो जाएगा. मतलब LSM से जो हमने सेक्शन डिज़ाइन करा है, ये B है और ये D, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, तो ये जो विड्थ डेप्थ है वो ग्रेटर होगा WSM के लिए, और विड्थ डेप्थ जो हमने LSM के थ्रू डिज़ाइन करा है वो छोटा होगा इससे. ठीक है, इसीलिए ये सेक्शन अनइकोनॉमिकल सेक्शन देता है और LSM इकोनॉमिकल सेक्शन देता है. ये कुछ नोट्स हैं, देखिए. वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट द लिमिट स्टेट मेथड. नाउ डेज हमारे लिए आज के टाइम पे हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब हमारे लिए अगर पॉसिबल नहीं है लिमिट स्टेट मेथड डिज़ाइन को अप्लाई करना, देयर आफ्टर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड अप्लाई करते हैं. Now we will talk about LSM, limit state method. First of all, I will go through these topics one by one. Thereafter, I will explain it. This method is advancement over traditional design method, or LSM is a modern design method. It is a plastic design method. The stress in material is allowed to go beyond the yield limit and entered into the plastic zone to reach the ultimate strength. LSM is strain based method. Partial safety factor are used for design. Limit state method. This method is advancement over traditional design method, or LSM is modern design method. First of all, I will go through it.
thereafter I will explain. It is a plastic design method. The stress in material is allowed to go beyond the yield limit and enter into the plastic zone to reach ultimate strength. LSM is a strain based method. Partial factor of safety are used for design. This method gives comprehensive and rational solution to design problem, whereas WSM based on calculation of working stress of material only, and ultimate load method based on calculation of ultimate load condition alone. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा WSM था, LSM था, WSM में क्या हो रहा था कि मटेरियल के हम प्लास्टिक प्रॉपर्टीज तक ही यूज कर रहे थे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज तक ही यूज कर रहे थे. इलास्टिक जोन हो गया इसका, इधर प्लास्टिक जोन हो गया, तो मटेरियल का इलास्टिक जोन तक, इसलिए हम लोग उसे इलास्टिक डिज़ाइन मेथड भी बोल रहे थे. और इसे प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मटेरियल के हम लोग इलास्टिक जोन से बियॉन्ड हो के प्लास्टिक जोन को भी यूज कर रहे हैं. यहाँ इलास्टिक जोन हो गया और ये प्लास्टिक जोन हो गया, तो इस जोन के स्ट्रेंथ को भी, मटेरियल के इस जोन के स्ट्रेंथ को भी बेकार नहीं जाने दे रहे हैं, इसको, इस स्ट्रेंथ को भी हम लोग स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं. यही है हम लोग LSM में, ठीक है, कि हम इसीलिए इसे प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या क्या होता है, कंसेप्ट क्या क्या लेके चलता है. सबसे पहले तो सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड. अल्टीमेट लोड पे वो सेफ्टी चेक करता है, सर्विसबिलिटी चेक करता है वर्किंग लोड पे. ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड को. ठीक है, मल्टीपल सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर एडिक्वेट सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी बाई कंसिडरिंग द लिमिट स्टेट. 2 टॉपिक्स यहाँ, लिमिट स्टेट एंड मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट क्या होता है? एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलुअर अकर. टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट. लिमिट स्टेट के टाइप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेलुअर. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेलुअर में हम क्या चेक करते हैं? बेंडिंग चेक करते हैं, कंप्रेशन चेक करते हैं, शियर चेक करते हैं, टॉर्सन चेक करते हैं. जब हम LSM के थ्रू डिज़ाइन कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर को, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग सबसे पहले बेंडिंग चेक करते हैं, फिर कंप्रेशन चेक करते हैं, शियर चेक करते हैं और टेंशन चेक करते हैं. सब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या है? सर्विसबिलिटी मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब वो सर्विस देने के लिए रेडी है, मतलब जितना भी लाइफ के लिए, जितने भी ईयर के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, उतने ईयर वो अच्छे से सर्विस दे, मतलब वो डिफेंड करे डिफ्लेक्शन को, रिस्ट्रेन करे क्रैकिंग को, वाइब्रेशन को, और फायर रेजिस्टेंस रहे, उसके लिए भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में चेक करते हैं. मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर based on experience, traditional and engineering judgment. 2 टाइप ऑफ फॉर्मेट होते हैं मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर का. लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन फॉर्मेट LRFD. अदर कंट्री में ये यूज किया जाता है और हमारे कंट्री में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट यूज किया जाता है, यूज इन इंडिया. ओके, ठीक है. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? डिज़ाइन रेजिस्टेंस ग्रेटर दैन डिज़ाइन लोड इफेक्ट. मतलब क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं मटेरियल का स्ट्रेंथ को यूजिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मतलब हमारे पास FC का स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, तो हम लोग उससे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट से 1.5 से डिवाइड करके उसे रिड्यूस करके 0.67 F से की कर देते हैं. मतलब कि कहने का अर्थ है कि अगर हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ दे रहा है 100%, तो उसे हम मान लेते हैं कि वो 67% ही स्ट्रेंथ दे रहा है स्ट्रक्चर में, और डिज़ाइन लोड को इंक्रीज कर देते हैं, इनहेंस लोड यूजिंग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. मतलब कि अगर डेड लोड, लाइव लोड, ये सब मिला के हमारे पास 50 किलो न्यूटन आ रहा, 50 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, तो हम लोग 1.5 से इंटू करके 50 किलो न्यूटन को इंक्रीज कर देते हैं. 75 आसपास आएगा किलो न्यूटन. तो हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही मटेरियल का स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं, और जो लोड आने वाला है स्ट्रक्चर, मान लिया जाए हमारा स्ट्रक्चर में लोड आने वाला है 50 किलो न्यूटन, तो हम लोग
लोड को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कि हम लोग जो पहले ही डिज़ाइन किए 50 किलो न्यूटन का ना डिज़ाइन करके 75 किलो न्यूटन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए। मतलब कि अगर हमारा 50 किलो न्यूटन से लोड ज़्यादा होता है तो स्ट्रक्चर उस लोड को कैपेबल है वियर करने के लिए। कभी कभी होता है कि हमारे पास 10 लोग का कैपेसिटी है, ठीक है, शादी हो रहा है, फंक्शंस हो रहा है, तो 20 लोग आ जाते हैं, तो हमारा लोड यहीं पे इंक्रीज कर दिया गया है वाइल डिजाइनिंग। तो अब ये 20 लोगों का लोड लेने के लिए भी स्ट्रक्चर कैपेबल है, ठीक है। ये कुछ डाटा है हमारा लिमिट स्टेट कोलैप्स सर्विसिबिलिटी मटेरियल का। ये आपका हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ये लोड का कम्बिनेशंस है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एलएसएम का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ, एजम्पशंस सभी बाकी हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारा है 0.67 एफसी के डिवाइड कर दिया, हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए क्या है 1.5, कंक्रीट के लिए 1.5 है, उसे डिवाइड कर दिया तो हमारा जो वैल्यू आया। तो हम लोग वाइल डिजाइनिंग जब डिजाइन करेंगे, पूरे डिजाइनिंग में हम लोग कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ हम लोग ये लेके चलेंगे, ना कि एफसी के। एफसी की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, उसको हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से एक बार डिवाइड कर देते हैं तो 0.67 एफसी के आता है। फिर इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देते हैं 1.5 से तो 0.47 एफसी के आता है। स्टील के लिए क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो गया इसका एफ वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल ऑफ फैक्टर स्टील का क्या होता है 1.15 डिवाइड कर दिया तो 0.875 एफ वाई। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 एफ वाई और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.7 एफ सी के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द assumptions of LSM. First, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग। मतलब इट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन ओवर द सेक्शन इज लीनियर। कहने का मतलब है कि जो प्लेन सेक्शन है, ठीक है, ये प्लेन सेक्शन है और ये बेंडिंग सेक्शन है। तो प्लेन सेक्शन का सेक्शन हम प्लेन सेक्शन का हमने एक सेक्शन ले रखा है एक्स एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स एक्स का हम लोग जो फेस देख रहे हैं वो प्लेन है। अब ये बेंड हो गया, अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बेंड हो गया तो ये फेस यहाँ आ गया, एक्स डैश मान लीजिए। तो ये जो सेक्शन है वो बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब ये बिफोर का फिगर है और ये आफ्टर का फिगर है। तो सेक्शन अगर बेंड होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके सेक्शन को। अगर वहाँ सेक्शन कट करते हैं तो जो फेस पहले होता है प्लेन वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन होता है, ना कि ऐसे जिग जैक मैनर में कुछ इस तरह या कुछ टेढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, ओके। इसका मतलब सीधा साधा होता है कि जो स्ट्रेन वेरिएशन है ओवर द सेक्शन लीनियर है। मतलब जो स्ट्रेन वेरी कर रहा है सेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, मतलब स्ट्रेन क्या होता है इंक्रीजिंग लेंथ स्ट्रेस मिलने पे, तो जो लीनियर वेरिएशन हो रहा है, स्ट्रेन वेरिएशन जो हो रहा है वो ओवर द सेक्शन लीनियर है। मतलब अगर यहाँ इंक्रीज किया है इतना पार्ट तो यहाँ भी इंक्रीज, मतलब लीनियर इक्वली डिवाइडेड है पूरे सेक्शन में। इट मीन्स strain variation over the cross section is linear. This is the first assumption. Second, maximum compressive strain in concrete is limited to 0.035. Here it is explained कि कंक्रीट का जो मैक्सिमम स्ट्रेन है इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट इज 0.0035, ठीक है। थर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट। यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट का दिया हुआ है, हमारे पास कंक्रीट है, FCK है 0.025 इनिशियल वैल्यू हो गया, 0.06 हो गया फाइनल वैल्यू, ये प्रॉपर कंक्रीट का वैल्यू हो गया। ये हमारा रेट, सबसे पहले ये फिगर देखते हैं,
ये हो गया क्यूब के लिए। जो हमने क्यूब टेस्टिंग किया उसका वैल्यू आइडियलाइज्ड कर्व हो गया, वो हमारा FCK हो गया। मतलब इसका जो वैल्यू होता है, क्यूब का जो स्ट्रेंथ आया वो FCK है। हम लोग ये वैल्यू करके, ये वैल्यू लेके डिज़ाइनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर क्यूब से बड़ा होते जाता है या स्ट्रक्चर बड़ा होते जाता है, उसी तरह हम लोग का मटेरियल स्ट्रेंथ या कंक्रीट स्ट्रेंथ कम होते जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है क्यूब से ज़्यादा होगा, तो हम लोग इस वैल्यू को लेके डिज़ाइन नहीं करते हैं, इससे थोड़ा कम कर देते हैं। कम कैसे करते हैं? FCK को हम लोग डिवाइड कर दिए 1.5 से, 0.67 वैल्यू आ गया। फॉर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर कंक्रीट के लिए, एक्चुअल कंक्रीट का वैल्यू हम लोग इतना मानते हैं, और डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन कर्व जो हम लोग सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग 0.67 FCK को भी 1.5 से डिवाइड करके 0.47 FCK कर देते हैं। ये हमारा डिज़ाइन वैल्यू है। मतलब कंक्रीट को अगर अब हम डिज़ाइनिंग में यूज करेंगे तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ 0.47 FCK हो जाएगा। ओके, अब हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जो 0.002 तक का वैल्यू है वो पैराबोला है, उसके बाद कांस्टेंट है 0.0035 तक। ये पोर्शन रेक्टेंगल है और ये पोर्शन पैराबोला है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है कि एज साइज ऑफ क्यूब इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब डिक्रीजेज। ओके, फोर्थ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हम लोग पहले भी पढ़ रखा है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हम डिजाइनिंग के थ्रू इग्नोर करते हैं। ये हमारा जंक्शंस में आता है LSM का। 5, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन स्टील एट टाइम ऑफ फेलुअर शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। एजम्पशंस पे बेस्ड कुछ हमारा फिगर्स है, इसी के थ्रू हमारा कुछ फॉर्मूलास निकलेंगे जिसके थ्रू हमारा सेक्शन डिजाइन होगा। तो देखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द एबव एजम्पशन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन ब्लॉक, ठीक। हमारा ये सेक्शन है, मतलब ये बीम हो गया, ठीक है। उसका एक पार्ट को हमने कट कर रखा है, ठीक है। तो ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया, ये हमारा रिइंफोर्समेंट हो गया स्टील, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन ब्लॉक हो गया। स्ट्रेन में क्या है कि सबसे पहले तो ये हमारा D है और ये B है। B विड्थ हो गया, D इफेक्टिव डेप्थ हो गया, और ये टोटल D टोटल डेप्थ हो गया। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है कि जहाँ तक हमारा स्टील बार है उसके सेंटर से ऊपर का एरिया तक का डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ होता है। टोटल डेप्थ हमारा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डेप्थ होता है, ठीक है। अब मैं मैंने स्ट्रेन ब्लॉक बनाया है, देखते हैं, ठीक है। ऊपर का पार्ट हमारा कंप्रेशन जोन है, नीचे का पार्ट हमारा टेंशन जोन है, इसीलिए हमने टेंशन जोन में स्टील लगाया है, कंप्रेशन जोन में हमारा कंक्रीट है। कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है 0.035, हमने इसलिए यहाँ एजम्पशन के वजह से हमने यहाँ लिखा है 0.035, और हमारा नीचे स्टील है इसलिए स्टील का वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू। सो हमने दिस वैल्यू यहाँ प्रोवाइड किया है। ये XU है, ये XU लिमिट है। XU इज न्यूट्रल एक्सिस, NU न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ की ना कि कंप्रेशन होता है ना ही टेंशन होता है। ये हमारा कंप्रेशन जोन हो गया और ये हमारा टेंशन जोन हो गया। ये हमारा स्ट्रेन ब्लॉक बन गया। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इज हेयर एंड मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील इज हेयर। ओके, अब हम स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक में कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा स्ट्रेन ब्लॉक हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया। उसके बाद हम स्ट्रेस ब्लॉक बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनता है। हमने एक डेप्थ तक का स्ट्रेट लाइन ले लिया, फिर हमने यहाँ से पैराबोला, फिर कांस्टेंट देके रेक्टेंगल बनाया, जो कि फिगर हमारा यहाँ शो कर रहा है। दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट। दिस शो 0.02 वैल्यू तक हमारा पैराबोला है, जो कि 0.02 वैल्यू यहाँ 0.002 वैल्यू हो गया, और 0.35 जो कि ये वैल्यू हो गया, वहाँ तक हमारा रेक्टेंगल वैल्यू है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ कंक्रीट का, अभी हमने पहले भी बात किया, 0.4 सी के लेके 0.47, यहाँ सॉरी गलत है, यहाँ 0.47 FC के, सॉरी यहाँ गलत है, 0.45 FC के
यहाँ भी 0.4F5 FCK होगा। तो हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ वैल्यू है वो 0.045 FCK है, इसलिए हमने स्ट्रेस ब्लॉक में 0.45 FCK वैल्यू लिखा है, और हमारे टी ब्लॉक में हो जाएगा 0.87 FY वैल्यू हो जाएगा। नहीं हुआ बंद। अजम्पशन के बेस पे हमने पहले फिगर देखा, फिर उसी अजम्पशन के बेस पे हमारे फिगर के साथ ही हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि LSM मेथड में हमारा डिजाइनिंग के टाइम यूज आएगा, जो कि हमारा ब्लॉक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 FCK XU, और पोजीशन ऑफ CG फ्रॉम द टॉप फाइबर 0.42 XU, कंप्रेशन C इक्वल टू 0.36 FCK XUV, और टेंशन 0.87 FY AST, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, XU का मैंने एलाबोरेट कर रखा है, XU न्यूट्रल एक्सिस, V विड्थ, D इफेक्टिव डेप्थ, D कैपिटल D टोटल डेप्थ, AST एरिया ऑफ स्टील, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ES यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, और EC यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, और XU लिमिट neutral axis limit as per IS 456. These are the common words which will used in the all designing parts. So by heart learn this.